I welcome you all once again to my education channel Prabhav Education Hub, and in this video we are going to discuss about the 14th chapter मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री का जो रेफरेंस मैंने लिया है वो बिपिन चंद्रा के बुक से लिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे से लिखी गई है। इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। पीडीएफ भी एज ए नोट आपको मिल जाएगा लास्ट में, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो कंपोजिट वे में यहाँ पे तैयार होगा। जो पीडीएफ होगा वो आपको नोट की तरह यूज़ करना है। पहले आपको सारे क्लासेस देखने हैं एंड उस पीडीएफ के द्वारा आपको रिवाइज कर लेना है बार बार, ठीक है। तो एक बार क्लास देखोगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको नोट के द्वारा उसको रिवाइज करते रहना है ताकि चीज़ें आपके माइंड में, जो नॉलेज है आपके माइंड में कंसोलिडेट हो जाए, अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। पहला पॉइंट यहाँ पे गांधीयन, एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है वो गांधी जी का अर्ली कैरियर एंड उनका एक्टिविज्म जो था, जो कि स्पेसिफिकली एक्चुअली जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो काम किया, ठीक है, जहाँ से सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह जो उन्होंने नाम दिया वो काफ़ी फेमस हुआ। फिर वो इंडिया में आए और 3 स्पेसिफिक इशू के ऊपर उन्होंने अगेन काम किया और उसमें सक्सेस पाया, जैसे कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद उसमें से एग्जाम्पल है। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम पूरा गांधी जी के अर्ली कैरियर और उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड मैटर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे 1893 में जब वो 24 ईयर ओल्ड थे, एक बैरिस्टर थे वो, तो वो उन्होंने साउथ अफ्रीका वो पहुंचे और वहाँ पे स्ट्रगल को उन्होंने लीड किया इंडियंस के लिए। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे चल रहा था साउथ अफ्रीका में, उस अपार्टहेड वगैरह के खिलाफ में, वो उन्होंने उसको लीड किया। 1893 में वो पहुंचे थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वो लंदन में थे, लंदन से पढ़ाई पढ़ी थी उन्होंने। ही लैंडेड एट डरबन इन 1893 एंड 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे, क्योंकि वहाँ पे एक गुजराती मर्चेंट थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला, जिनको कुछ लीगल प्रॉब्लम्स थी। उस लीगल प्रॉब्लम्स को के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, उसको सेटल कराने के लिए गांधी जी को उन्होंने हायर किया था। गांधी जी चूँकि एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे, तो वो गए थे वहाँ पे और इनके ही गुजराती जो ये मर्चेंट है दादा अब्दुल्ला, इनके लीगल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए वो डरबन में लैंड किए थे 1893 में। तो आगे देखिए। अब देखिए, इंडियन इमिग्रेशन जो था साउथ अफ्रीका में वो खुला था 1890 में। वाइट सेटलर्स एक्चुअली रिक्रूट करते थे इंडेंचर्ड इंडियन लेबर को, ताकि वो अपने शुगर प्लांटेशन में उनको काम करा सके, ठीक है। तो भारतीय कंट्री से, भारत से जो इमिग्रेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1890 में। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि वाइट सेटलर्स चाहते थे कि जो इंडियन लेबर है वो आए हमारे पास और हमारे शुगर फील्ड में, शुगर प्लांटेशन में काम करें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग यहीं पे सेटल होने लगे। जो इंडियन लेबर वहाँ पहुँचे थे, इंडेंचर्ड लेबर, वो लोग वहाँ पे धीरे धीरे करके सेटल होने लगे और साथ में इनके कुछ मर्चेंट भी, जो कि थोड़े अमीर लोग थे, इंडियन मर्चेंट, वो भी वहाँ पे सेटल होने लगे। लेकिन चूंकि सेटल तो हो गए थे, लेकिन इनके पास राइट नहीं था। देयर वर लेस एक्सेस टू एजुकेशन एंड सर्टेनली वेरी लिटिल एजुकेशन इन द इंग्लिश। तो रहे थे, लेकिन इनके पास एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक्सेस नहीं था एंड इंग्लिश से रिलेटेड एजुकेशन में तो बिल्कुल ही इनको बहुत लेस नॉलेज हुआ करता था, बहुत लेस एक्सेस था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था इनको, इनके डेली लाइफ का पार्ट बन गया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एंड कुछ लोग चाहते भी थे कि इसको चैलेंज करें, बट इनको आइडिया भी नहीं था कि कैसे इसको चैलेंज किया जाए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जो कलर के बेसिस पे, मान लीजिए कोई श्वेत व्यक्ति है, वाइट मैन है, वो इंडियंस को उसके कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करेगा, उसको अलाउ नहीं करेगा। कहीं पर्टिकुलर किसी बीच पे जाने से मना कर दिया, किसी पर्टिकुलर जगह में मना कर दिया, ट्रेनों में जो फर्स्ट क्लास में इनको बैठने नहीं दिया जाता था। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इनके डेली लाइफ का पार्ट बन गया था। देखिए, गांधी जी एक लड़के थे दीवान के, मिनिस्टर के, he was a son of दीवान
एंड ही वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड इन हिज नेटिव काठियावाड़। काठियावाड़ इनका इनका जन्मभूमि था। यहाँ पे ये काफ़ी रिस्पेक्टेड व्यक्ति की तरह ट्रीट किए जाते थे। एंड 3 साल इन्होंने लंदन में भी बिताया था जब ये बार की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इनका जो जर्नी था फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया, चूंकि डरबन में ये लैंड किए थे ना, तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे अपने इस जो गुजराती मर्चेंट भाई से मिलने और इसके केस को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो जर्नी इटसेल्फ था वो काफ़ी रेशियल ह्यूमिलिटेशन इनको झेलना पड़ा, सीक्वेंस ऑफ रेशियल ह्यूमिलिटेशन इनको झेलना पड़ा। जैसे कि एक बार तो इनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उतार दिया गया, एक वाइट जो ट्रैवलर था उसने इनको धक्का मार के उतार दिया था। ठीक है, एंड ही वॉज मेड टू ट्रैवल इन द ड्राइवर बॉक्स इन ए कोच फॉर विच ही हैड बॉट ए फर्स्ट क्लास टिकट। फर्स्ट क्लास टिकट होने के बाद भी इनको ड्राइवर के बॉक्स वाले में एक सीट मिला और फाइनली वहाँ बैठ कर ट्रैवल कर रहे थे। जब ये कोच का जो लीडर था उसने बोला कि वैकेट करो इस सीट को, तब सीट को इन्होंने मना कर दिया वैकेट करने से। उस समय इनको थ्रैश भी किया गया, इनके साथ खींचातानी भी हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इनको झेलना पड़ा था। जब ये जोहानसबर्ग में पहुँचे और वहाँ पे होटल्स ढूंढने लगे रहने के लिए, तो इनको देख के ही जो होटल्स वाले थे उन्होंने कहा कि होटल हमारा फुल है। ठीक है, तो इनको मतलब होटल में कमरा नहीं मिला बिकॉज ऑफ हिज रेशियल थिंग, बिकॉज कि वो इंडियन थे। ठीक है, हैविंग सक्सीडेड इन सिक्योरिंग ए फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट अगेन फ्रॉम जोहानसबर्ग टू प्रिटोरिया, ही वॉज ऑलमोस्ट पुश्ड आउट अगेन। ठीक है, एक बार और जब ये जोहानसबर्ग से प्रिटोरिया आ रहे थे और इन्होंने एक फर्स्ट क्लास टिकट लिया, फर्स्ट क्लास टिकट भी पहले इनको नहीं दे रहा था वो जो काउंटर था जो टिकट इशू करने वाला। फिर इन्होंने क्या किया कि जो रेलवे की गाइडलाइंस थी उसको कोट किया, बताया कि नहीं आप नहीं मना कर सकते थे। तो इन्होंने फिर लास्टली टिकट दिया, लेकिन जब ये टिकट लेके बैठे फिर से इनको एक बार कहीं ना कहीं उतारने की कोशिश की गई, लेकिन एक वाइट मैन ने उस समय इंटरफेयर किया और इनको उतरने से रोक लिया, उतरने से बचा लिया। ठीक है, तो ये सब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इनको वहाँ जाते ही झेलना पड़ा था। ऑन हिज अराइवल इन प्रिटोरिया, जब ये प्रिटोरिया में पहुँचे और वहाँ पे भारतीय मूल के लोगों से मिले, इमीडिएटली इन्होंने एक मीटिंग कन्वेन की भारतीय के साथ मिलके। ठीक है, और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन लोगों को ताकि प्रोटेस्ट किया जा सके जो ऑपरेशन चल रहा था, जो ऑपरेसिव मेजर्स थे उस समय साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जा सके। इन्होंने कहीं ना कहीं प्रेस को भी यूज़ किया एज ए इफेक्टिव सोर्स। ठीक है, उसको यूज़ किया ताकि इस अपने प्रोपोगेंडा को फैला सके। नटल एडवर्टाइजर उस समय सरकारी अखबार था, उसमें इन्होंने लिखा भी, इन्होंने उसमें एक आर्टिकल जारी किया और उसमें पूछा कि इज दिस क्रिश्चियन लाइक, क्या यही क्रिश्चियनिटी है, इज दिस फेयर प्ले, इज दिस जस्टिस, इज दिस सिविलाइजेशन, और कई सारे इश्यूज को इन्होंने रेज किया। और तो कहीं ना कहीं प्रेस को भी अच्छा खासा इन्होंने सोर्स बनाया अपने इशू को रेज करने के लिए। साथ में एक बिल आया था उस समय डिसइनफ्रेंचाइज इंडियन के लिए। ठीक है, ताकि इंडियंस को डिसइनफ्रेंचाइज किया जा सके, इनको वोटिंग राइट खत्म किया जा सके इनका। तो वो बिल के को लेकर भी इन्होंने काफ़ी सारा वॉइस अपना रेज किया था। आगे बढ़ेंगे। He demanded many things as a matter of right, such as first class train ticket and rooms in hotels. He firmly believed that the real cause lay elsewhere in the assumption of racial superiority of the white rulers. ठीक है, इनको पता चल गया कि क्या चक्कर है, क्यों वाइट रूलर्स जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसका कारण क्या है। इन सब चीज़ों को इन्होंने काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया और उसके बाद सत्याग्रह भी शुरू किया। आगे बढ़ेंगे। हिज यूनिकनेस, जो कि ये एक वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन थे, गांधी जी एक वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन थे, ये इनकी यूनिकनेस थी और इसी के वजह से इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी कि वो लीड करें साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल को। ठीक है, क्योंकि ये ओनली वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन थे उस समय साउथ अफ्रीका में स्पेसिफिकली, तो इनको ये जो यूनिकनेस है इसके वजह से कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्ट्रगल को लीड करने वाली थी ये शोल्डर करनी पड़ी, ये लेनी पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गांधी जी का जो पॉलिटिकल एक्टिविटी था उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, दो फेज में बांटा जा सकता है।
1894 से लेकर, ये मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उनके पॉलिटिकल एक्टिविटी को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक पीरियड था 1894 से 1906, इसमें वो मॉडरेट फेज की तरह काम करते थे। मॉडरेट जो मेथड्स थे, लाइक पिटिशनिंग, लाइक सेंडिंग मेमोरियल्स टू द कॉलोनियल सेक्रेटरी इन लंदन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये सब कर रहे थे। मॉडरेट मेथड को ये अपना रहे थे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सक्सेस इनको ज़्यादा मिला नहीं। साथ में इन्होंने डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियंस को भी यूनाइट किया। इन्होंने नटल इंडियन कांग्रेस, अब ये क्वेश्चन आता है, नटल इंडियन कांग्रेस किसने सेटअप किया था? तो महात्मा गांधी ने सेटअप किया था। कहाँ किया था? तो साउथ अफ्रीका में किया था। स्टार्ट किया इन्होंने, और साथ में एक पेपर भी स्टार्ट किया जिसको कहते हैं इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन कहाँ स्टार्ट किया गया था? साउथ अफ्रीका में। तो ये फेज ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, ज़्यादा काम नहीं किया इसमें। तो सेकेंड फेज जो था वो 1906 के बाद स्टार्ट हुआ, जिसमें इन्होंने मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, या फिर जिसको सिविल डिसोबीडियंस भी कहते हैं, या फिर हिंदी में उसको सत्याग्रह कहते हैं, ये मेथड इन्होंने अपनाया और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट टाइम यूज किया गया था सत्याग्रह को साउथ अफ्रीका में, when the government enacted legislation making it compulsory for Indians to take out certificate of registration which held their fingerprints। ठीक है, बोला कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फिंगरप्रिंट के साथ हमेशा अपने गले में लटका के घूमना पड़ेगा। ये एक बिल लेके आई थी वहाँ की सरकार, साउथ अफ्रीका की सरकार, इंडियंस के लिए, ठीक है, कि हमेशा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने गले में लटका के घूमना पड़ेगा और सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी कहीं ना कहीं बिल था, जिसके अगेंस्ट में गांधी जी ने काफ़ी कुछ किया। ऑन सितंबर 11, 1906 इन द एम्पायर थिएटर, जो कि जोहानसबर्ग में है, इंडियंस को वहाँ पे बुलाया, सभी इंडियंस आए वहाँ पे, एंड उन्होंने रिजॉल्व लिया कि रिफ्यूज़ करेंगे, वो ये ऐसा नहीं करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, गले में लटका के घूमने वाला, बाकी नहीं लटका के घूमेंगे, और इंडियन ही क्यों लटका के घूमे भाई, रजिस्ट्रेशन करा के और लटका के घूमे, तो इसके लिए उन्होंने रिजॉल्व लिया। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ओवर हो गया तो गवर्नमेंट ने प्रोसीडिंग स्टार्ट की अपनी, गांधी को और साथ में 26 अदर को इन्होंने बोला, सरकार ने बोला कि अब कंट्री छोड़ दो तुम चुपचाप, ठीक है। एंड जब गांधी जी ने और उनके 26 जो फॉलोअर्स थे उन्होंने मना किया, रिफ्यूज टू डू सो, इनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और इसके साथ ही बहुत और लोगों ने भी रिफ्यूज करना शुरू किया और लगभग 155-56 लोगों को जेल में उस समय डाल दिया गया। जेल का जो फियर था इसके साथ ही खत्म हो गया, सत्याग्रह में जेल का जो फियर था उसके साथ ही खत्म हो गया। और इस जेल का बड़े ही यूनिकली नाम दिया गांधी जी और उनके साथियों ने, किंग एडवर्ड होटल। जेल का नाम इन्होंने क्या दिया? किंग एडवर्ड्स होटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहां के किंग उस समय एडवर्ड थे। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, स्मट ने एक ट्रिक खेला, जनरल स्मट हुआ करते थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। उन्होंने बुलाया गांधी जी को बात करने के लिए और बोला कि ठीक है, हम लोग, आप मूवमेंट को बंद कर दो, हम लोग ये बिल को हटा देंगे, नहीं लेके आएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, लेकिन वॉलंटरली आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है। तो गांधी जी मान गए, गांधी जी ने पहला वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन भी कराया। लेकिन बाद में स्मट ने ट्रिक खेला और स्मट ने क्या किया, बोला कि अब जो रजिस्ट्रेशन है उसको अब हम लोग बिल में लाके एक्ट बना देंगे। रजिस्ट्रेशन अब हो गया है, अब उसी को हम लोग एक्ट की तरह बना के ला देंगे। इससे क्या हुआ, गांधी जी नाराज हो गए, बोला कि आपने तो बोला था कि एक्ट नहीं लेके आओगे, इसके लिए हमने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन अब आप कह रहे हो कि अब एक्ट भी आएगा। तो गांधी जी नाराज हो गए और पब्लिक बर्निंग ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शुरू हो गया। तो जिन जिन लोगों ने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाया था उन्होंने उसको पब्लिकली जलाना शुरू कर दिया। नया लेजिस्लेशन फिर से एक आया, जिसमें इस बार इंडियन इमिग्रेशन को लेकर, उसको रिस्ट्रिक्ट करने को लेकर सरकार ने नया लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया। अगस्त 1908 में इसके विरुद्ध में अगस्त 1908 में कई सारे इंडियंस ने नटल को क्रॉस किया। इंडियंस क्रॉस्ड नटल फ्रॉम नटल टू frontier into Transvaal to defy the new immigration law,
एंड वेयर अरेस्टेड, ठीक है। गांधी जी हिमसेल्फ लैंडेड इन जेल। तो ट्रांसवाल जो था, ट्रांसवाल, ठीक है, ये ऐसा जगह माना जाता है, ठीक है, माना जाता था उस समय कि यहाँ पे ओनली वाइट लोग ही रहेंगे। इसमें इनफैक्ट जो दूसरे रेस के लोग थे, इंडियंस और या फिर दूसरे जो ब्लैक्स थे, उनको यहाँ पे आना जाना मना था, ठीक है। तो और ये बिल भी इसी से रिलेटेड था। इसको डिफाई करने के लिए गांधी जी हिमसेल्फ और उनके साथियों ने मिलकर इसको क्रॉस किया, नटल से वो पहुंचे ट्रांसवाल में, एंड इस नियम को डिफाई किया। इसके लिए इनको जेल भेज दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू डिपोर्टेशन टू इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब हम एक काम करेंगे, जो भी इंडियंस हैं ना, अब उनको हम उनके देश में भेज देंगे। स्पेशली जो पुअर इंडियंस थे, उनको बोला कि अब हम इनको यहाँ पे रहने नहीं देंगे, इनको अपनी कंट्री में जाना होगा, इसके लिए हम लोग डिपोर्ट करेंगे इनको। अगेन मूवमेंट जो था धीरे धीरे उसमें साइन ऑफ फैटिग दिखने लगा। अब चूंकि काफ़ी लंबे समय से ये मूवमेंट चल रहा था, तो कहीं ना कहीं साइन ऑफ एक फैटिग दिखने लगा था मूवमेंट में, ठीक है। मूवमेंट कमज़ोर दिखने लगा था, बिकॉज मास मूवमेंट ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, उसमें थोड़ी सी फटीगनेस आ ही जाती है। गांधी जी विजिट किया, गांधी जी ने लंदन में 1909 में, कि जाके वहाँ की सरकार को प्रोजॉर्ट करें, उनको समझाए, बट वो भी जो रिजल्ट आया उसमें लिटिल रिजल्ट आया, कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। फंड भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। फंड जो ऑपरेशन सत्याग्रह को चलाने के लिए फंड भी खत्म हो रहा था। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं फैटिगनेस, फंड का कम होना, और ये कहीं ना कहीं एक गलत बात इस मूवमेंट के लिए दिखने लगी थी। एक साइन ऑफ फैटिग, साथ में फंड का कम होना, ये मूवमेंट के लिए अच्छा नहीं था। मूवमेंट कमज़ोर होता जा रहा था। गांधी जी ने क्या किया, इसके बाद टोल्स्टॉय फॉर्म को सेट किया। उनके एक दोस्त थे, जर्मन दोस्त, जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेंड थे, कालेन बच, जिनसे राय लेकर टोल्स्टॉय फार्म का सेट किया। और ये जो टोल्स्टॉय फार्म था, ये कहीं ना कहीं प्रीकर्सर था टू दैट ऑफ द लेटर गांधीयन आश्रम। इसी के तर्ज पे गांधीयन आश्रम भी बने, ठीक है। गांधीयन आश्रम टोल्स्टॉय फार्म के तर्ज पे ही बने थे। ये था क्या, ये टोल्स्टॉय फार्म क्या था, ये आता है क्वेश्चन, जान लो। ये एक फार्म था, ठीक है, एक घर के जैसा था, जिसमें आश्रम के जैसा था, जिसमें फैमिलीज रहती थी और सत्याग्रही रहते थे इसमें, ठीक है। सत्याग्रही और उनके फैमिलीज रहते थे और अपने आप को सस्टेन करते थे इस आश्रम में, ठीक है, टोल्स्टॉय फार्म में। और इसी के तर्ज पे बाद में इंडिया में गांधीयन आश्रम भी बने। बाद में जो फंड की कमी थी उसको पूरा करने के लिए भारत से भी कुछ फंड आया। सर रतन टाटा ने 25,000 रुपये भेजे, ठीक है। और कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने भी पैसे भेजे, ठीक है, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, और इनफैक्ट निजाम ऑफ हैदराबाद ने भी पैसे भेजे। तो पैसे की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी योगदान आया भारत से। 1912 में गोखले जी ने विजिट किया साउथ अफ्रीका का, एंड ही वॉज ट्रीटेड एज ए गेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ने उनको गेस्ट की तरह ट्रीट किया। एंड उनको प्रॉमिस किया सरकार ने कि जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं अगेंस्ट इंडियंस वुड बी रिमूव्ड, बट ये वादा कभी भी पूरा नहीं हुआ। इट वॉज नेवर केप्ट, दिस प्रॉमिस वॉज नेवर केप्ट, ठीक है। उसके बाद 1913 में सत्याग्रह फिर से रिज्यूम हुआ, बीच में थोड़ा डाउन हो गया था सत्याग्रह, ये पीरियड जो मैंने आपको बताया। उसके बाद 1913 में फिर से सत्याग्रह फुल जोश के साथ रिज्यूम हुआ, एंड इट वाइडेंड फर्दर टू इंक्लूड रेजिस्टेंस टू द पोल टैक्स। पोल टैक्स एक ऐसा टैक्स लेके आए थे जिसमें 3 पाउंड देना पड़ता था इंडियन को, सारे इंडियन को 3 पाउंड जमा करना होता था। इम्पोज ऑन ऑल एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस, जो मतलब ऐसे भारतीय जो आए थे काम करने के लिए और यहीं पे बस गए थे, उनको 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ता था, पोल टैक्स के रूप में। इसके वजह से जो पीजेंट्स थे वो भी इसमें जुड़ गए, और जो कैरेक्टर था इस मूवमेंट का वो मास कैरेक्टर हो गया। साथ में इसमें एक और गर्मा गर्मी जब आई, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका ने एक वर्डिक्ट दिया, एक जजमेंट दिया, जिसमें उसने इनवैलिडेट किया वो सारे मैरिजेस को जो कि क्रिश्चियन राइट्स के हिसाब से नहीं हुए हैं, मतलब हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिज और जो भी बाकी मैरिजेस हैं
उनको नल एंड वॉइड कर दिया, उनके बच्चों को इलीगल कर दिया। एंड अगर क्रिश्चियन राइट के हिसाब से शादी नहीं हुई है या फिर रजिस्टर नहीं हुई है रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास, तो वो सारे मैरिजेस को उन्होंने रद्द कर दिया, बोला कि ये मैरिज हुआ ही नहीं है, जिससे कि जो राइट थे चिल्ड्रंस वगैरह के वो भी खत्म हो गए। इसको बहुत ही इंसल्ट के रूप में भारतीयों ने लिया और इसके अगेंस्ट भी मूवमेंट में बहुत सारे लोग शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं मास कैरेक्टर सत्याग्रह हो गया था। इलीगल क्रॉसिंग ऑफ बॉर्डर भी शुरू हुआ। 16 सत्याग्रही इंक्लूडिंग कस्तूरबा गांधी, जो कि गांधी जी की वाइफ थी, इन्होंने क्रॉस किया, इलीगल क्रॉस फिनिक्स सेटलमेंट इन नटल टू ट्रांसवाल, ठीक है। एंड इमीडिएटली इनको अरेस्ट कर लिया गया। साथ में 11 वुमेन ने मार्च किया फ्रॉम टोल्स्टॉय फार्म इन ट्रांसवाल एंड दे रीच्ड the new Cashel, a mining town, and they also talked to the Indian mine workers, mostly Tamils, and before being arrested persuaded them to go on a strike, ठीक है। तो 11 और महिलाओं ने ये सब काम किया। तो यहाँ पे जाके उन्होंने तमिल वर्कर जो थे, इंडियन माइन वर्कर थे, उनको भी प्रजोर्ड किया कि भाई आप लोग स्ट्राइक करो, ठीक है। तो वुमेन का भी कंट्रीब्यूशन साउथ अफ्रीका में बहुत ही दिखता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है उसका। गांधी जी रीच्ड न्यू कैसल एंड टुक चार्ज ऑफ द एजुकेशन। इसके रिस्पॉन्स में जो एम्प्लॉयर थे, जो इन लोगों को एम्प्लॉय किया था उन्होंने, जो ये माइनिंग वर्कर थे, उनके एम्प्लॉयर ने क्या किया, पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कट ऑफ कर दिया वर्कर्स के लिए। गांधी जी वॉज अरेस्टेड ट्वाइस एंड रिलीज्ड। फाइनली ही वॉज अगेन थर्ड टाइम ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू द जेल। द मोरल ऑफ वर्कर्स was basically very high and they continued the march till they were put into trains and sent back to Natal, ठीक है, and where they were prosecuted and sent to jail। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एक्शन जो था ये वाला, वो इन्फ्लेम किया इंटायर इंडियन कम्युनिटी को। गोखले भारत में, पूरे भारत में टूर किया गोखले ने और इंडियन पब्लिक ओपिनियन लेने की कोशिश की। साथ में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भी इस एक्शन को कंडेम किया, बोला कि ऐसा रिप्रेशन तो कोई भी सिविलाइज्ड कम्युनिटी नहीं करेगी। इसके बाद थोड़ा प्रेशर पड़ा साउथ अफ्रीका में एंड इवेंचुअली गांधी जी, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, उस समय वायसराय वही थे, एंड CF एंड्रयूज और जनरल स्मट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। और इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो मेजर इंडियन डिमांड था रिलेटिंग टू द पोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन राइट एंड द प्रॉमिस टू ट्रीट द क्वेश्चन ऑफ इंडियन इमिग्रेशन इन अ सिंपैथेटिक मैनर, ये सारा एग्रीमेंट हुआ और ये सारे डिमांड जो थे भारतीय के, उनको एग्री किया गया और यहाँ पे मूवमेंट जो था साउथ अफ्रीका का वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और भी कुछ पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। गांधी जी को ये सब करने में 2 बार उनके जान पे भी आहत आई, वो भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ, इसलिए मैंने उस पॉइंट को डाल दिया है। 2 टाइम्स उनको लाइफ को थ्रेट पहुंचा। एक बार जब व्हाइट मोब ने उनको चेस किया, दौड़ा के उनको सड़क पे डरबन के 1896 में बहुत दूर तक दौड़ाया था और बोल रहे थे कि तुम्हारा ब्लड चाहिए हमें, तुम फाइनली कैसे भी करके बचे गांधी जी यहाँ पे। सेकेंड टाइम जब एक इंडियन पठान था, उसने सड़क पे ही, स्ट्रीट पे ही इनको बहुत पीटा था, गांधी जी को असॉल्ट किया था इनको। और कारण कुछ अलग था, कारण ये था कि इस पठान ने कुछ गवर्नमेंट से फ़ायदा लेने की कोशिश की थी और इसको वो फ़ायदा मिला भी था, लेकिन गांधी जी की वजह से वो फ़ायदा इसको जाता हुआ दिख रहा था, तो गांधी जी पे अटैक कर दिया इसने। तो 2 बार इनके जान पे भी आई थी। और कहीं ना कहीं जो अचीवमेंट रहा इस मूवमेंट का वो ये भी था कि मॉडरेट फेज से गांधीयन फेज शुरू हो गया। मॉडरेट फेज को गांधी जी ने समझ लिया और इसके फायदे घाटे को समझने के बाद देखा कि गांधीयन फेज ही बेस्ट है। गांधी जी का जो तरीका था, पीसफुल स्ट्रगल, ठीक है, सत्याग्रह, वो बेस्ट है। मॉडरेट फेज को इन्होंने मना कर दिया, मॉडरेट फेज को इन्होंने ना कर दिया। When he returned to India in January
1915, his visit to Kumbh Mela at Haridwar was treated as a darshan by the local people. तो लोकल लोग थे, नॉट ओनली कि इंटेलेक्चुअल ही जानते थे भारत में गांधी जी को। जब ये एक्चुअली कुंभ मेला में पहुंचे हरिद्वार में, वहाँ पे दर्शन के लिए बहुत ही मास जो था वहाँ का पीजेंट वगैरह वो सब इनको देखने के लिए आए, दर्शन की तरह इनको देखा, तो इनको एक मास का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखने लगा। गोखले के एडवाइस पे गांधी जी ने शुरू में 1 साल तक राजनीति में नहीं पार्ट लेने का निर्णय लिया, और गोखले ही इनके राजनीतिक गुरु भी थे। तो 1 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, बस इन्होंने देखने, सोचने, समझने की कोशिश की इंडियन पॉलिटिक्स को, और उसी दौरान इन्होंने आश्रम ऑर्गेनाइज किए अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, बस अपने आप को पॉलिटिकल अफेयर से दूर ही रखा, एंड इंक्लूडिंग होम रूल मूवमेंट में भी इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया, बस उस समय देख रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। 1917 से अर्ली 1918 तक के बीच में इन्होंने 3 सिग्निफिकेंट स्ट्रगल्स किए। उनमें से तीनों का नाम बता देता हूँ मैं आपको। चंपारण बिहार में, ठीक है, चंपारण का जो सत्याग्रह था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहमदाबाद एंड खेड़ा गुजरात में, ये तीनों जो स्ट्रगल थे उनकी खासियत ये थी कि ये स्पेसिफिक लोकल इश्यूज पे बेस्ड थे, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ द मासेस पे बेस्ड थे ये सब सत्याग्रह। चंपारण एंड खेड़ा पीजेंट से रिलेटेड थे, और अहमदाबाद इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चंपारण को अब स्पेसिफिकली बताऊं तो क्या हुआ चंपारण में। चंपारण में एक्चुअली वो क्या रहा था, अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोपियन प्लांटर फोर्स करते थे वहाँ के कल्टीवेटर को, चंपारण के कल्टीवेटर को, एग्रीमेंट के द्वारा, कि वो लोग अपने 1 बीघा जमीन पे, मतलब जितनी भी जमीन है उनकी, उसका 3 भाग पे वो लोग इंडिगो लगाना होगा, उनको इंडिगो कल्टीवेट करना होगा 3/20th पार्ट पे, जिसको 3 कठिया सिस्टम बोलते थे। ठीक है, 3 कठिया 3/20 पार्ट, ठीक है, उस पर इंडिगो लगाना होगा, कंपलसरी इन्होंने कर रखा था। और एक चीज ये भी हुआ कि जर्मन जो सिंथेटिक डाइज था वो 19वीं शताब्दी के खत्म होने तक वो इंडिगो को बिल्कुल खत्म कर चुका था, उसकी वैल्यू कम कर दी थी, सिंथेटिक डाई ही यूज होता था और इंडिगो में ज़्यादा फायदा बचा नहीं था। इसके वजह से जो प्लांटर थे, अब उनका इंडिगो तो फायदेमंद रहा नहीं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने, जो प्लांटर थे, उन्होंने रेंट बढ़ा दिया किसानों के ऊपर, इलीगल ड्यूज उनके ऊपर लगा दिए, रेंट बढ़ा दिया। ठीक है, टू रिलीज द रेजिस्टेंस, ठीक है, टू रिलीज। अब इसके लिए रेजिस्टेंस एक्चुअली 1908 में ही शुरू हो गया, लेकिन जो फाइनल रेजिस्टेंस जो हुआ वो एक्चुअली राजकुमार शुक्ल, जो कि एक लोकल किसान थे वहाँ के चंपारण के, जब उन्होंने गांधी जी को फॉलो किया, गांधी जी के बारे में अच्छे से जानते थे और इनको पता था कि गांधी जी आएंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को प्रजोर्ट किया टू कम टू चंपारण। ये वहाँ के लोकल किसान थे, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के प्रजोजन पे गांधी जी आए चंपारण में। जैसे ये पहुंचे चंपारण में, चंपारण का जो कमिश्नर था उसने गांधी जी को कहा कि आप इमीडिएटली यहाँ से चले जाओ। गांधी जी ने मना किया और बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें सजा देना है तो दे दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली इस इशू को ज़्यादा नहीं बड़ा करने के चक्कर में सोची कि किस लिए इस इशू को ज़्यादा बड़ा करना है, गांधी जी को अलाउ कर दिया कि भाई आप अपनी इंक्वायरी कीजिए, जो दिक्कत है वो किसानों से पूछिए। He and his colleagues such as Brij Kishore, Rajendra Prasad and other members of Bihar Intelligentsia such as महादेव देसाई, बिहार इंटेलिजेंसिया के अलावा भी कुछ 2 यंग मैन आए थे गुजरात से, जिनका नाम था महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक और महादेव देसाई। ये लोग गुजरात से थे और गांधी जी के से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। ये लोग आए चंपारण में। ये भी कृपलानी ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, ये भी बिहार में आई, चंपारण में आई, और इन लोगों ने मिल के इंक्वायरी शुरू की, गांव-गांव गए, घर-घर गए, सबसे पूछताछ शुरू की। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी
गवर्नमेंट को प्रेशर फील हुआ और गवर्नमेंट ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया और नॉमिनेट किया गांधी जी को एज वन ऑफ इट्स मेंबर। और जो इस इंक्वायरी को कन्विंस करने में गांधी जी को जो एफर्ट लगा वो बहुत कम था, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी पूरा प्रूफ जमा कर लिया था घूम घूम के चंपारण में। 8,000 से ज़्यादा लोगों से सिग्नेचर लिया था, उनसे राय ली थी। और इस कमीशन को तीन कटिया सिस्टम अच्छा नहीं है एबोलिश करने के चक्कर में गांधी जी ने बहुत जल्दी इनको कन्विंस कर लिया। एंड इसके बाद तीन कटिया सिस्टम नीडेड टू बी एबोलिश्ड। कमीशन ने डिसीजन दिया दैट द पीजेंट्स शुड बी compensated for the illegal enhancement of their dues also and refund only। इसके बाद सरकार ने रिफंड ओनली दिया 25% का। जितने भी इलीगल मनी लिए गए थे किसानों से उसका 25% ही रिफंड मिला। तो गांधी जी को लोगों ने उस समय क्रिटिसाइज भी किया कि आप चाहते तो 100% भी रिफंड करवा सकते थे, तो आपने क्यों नहीं ज़्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर लगाया, प्लांटर्स के ऊपर क्यों नहीं ज़्यादा प्रेशर लगाया। तो गांधी जी ने कहा कि देखो ये अभी इनके प्रेस्टीज पे बहुत बड़ा धक्का लग चुका है। गांधी जी ने जो रीजन दिया, बोला कि प्लांटर्स के जो प्रेस्टीज पे बहुत बड़ा धक्का लग चुका है और वो कुछ ही दिनों में छोड़ के भाग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, प्लांटर्स कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में धीरे धीरे छोड़ के चंपारण भागने लगे और धीरे धीरे वो सिस्टम भी पूरा खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट आया था वो अहमदाबाद का हुआ, वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद एंड उनके मिल ऑनर के बीच में ये डिस्प्यूट हुआ रिगार्डिंग द प्लेग बोनस। प्लेग बोनस, एक्चुअली प्लेग उस समय फैल गया था पूरे गुजरात में, स्पेसिफिकली अहमदाबाद वाले रीजन में बहुत बुरी तरीके से फैला था। और इसके चक्कर में जो मिल वर्कर्स को वहाँ के जो मिल ऑनर थे उन्होंने प्लेग बोनस दिया था, उसको विड्रॉ करना चाहते थे। वो चाहते थे इसको विड्रॉ करना और मिल वर्कर्स नहीं चाहते थे कि इसको विड्रॉ किया जाए। तो एक टसल चल रहा था दोनों के बीच में। आगे बढ़ेंगे। तो ब्रिटिश कलेक्टर ने गांधी जी को बोला कि आप प्रेशर बनाइए मिल वर्कर्स के ऊपर ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उस समय एक फेमस मिल वर्कर हुआ करते थे, अंबालाल साराभाई जिनका नाम था, ठीक है। एंड ये मिल वर्कर थे एंड साथ में गांधी जी के फ्रेंड भी थे। तो इनसे बात भी की गांधी जी ने एंड कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट भी इन्होंने कंक्लूड किया, जिस एग्रीमेंट में इन्होंने बोला, गांधी जी ने प्रजोर्ट किया मिल ऑनर्स को और वर्कर्स को कि वो लोग एग्री करें आर्बिट्रेशन बाय ट्रिब्यूनल के द्वारा आर्बिट्रेशन जो होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। ऐसा इन्होंने प्रजोर्ट किया गांधी जी ने। लेकिन ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद भी मिल ऑनर्स ने विड्रॉ कर लिया इस एग्रीमेंट से। मिल वर्कर्स ने कहा कि नहीं, हम लोग इससे विड्रॉ करते हैं एंड हम लोग मात्र 25% बोनस दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। एंड इस विड्रॉवल को, इस ब्रीच को गांधी जी ने ट्रीट किया वेरी सीरियसली एंड गांधी जी ने वर्कर्स को बोला कि आप लोग स्ट्राइक पे जाइए। एंड गांधी जी ने आफ्टर डिटेल्ड स्टडी, काफ़ी डिटेल्ड स्टडी की और बोला कि कहीं ना कहीं 35% इंक्रीज जो है वेजेस में वो होना चाहिए जो वर्कर्स हैं। एंड इनको साथ दिया अंबालाल साराभाई की सिस्टर अनासुया बैन, जो कि इनकी सिस्टर थी अंबालाल साराभाई की, गांधी जी के साथ खड़ी रही। गांधी जी का साथ दिया इन्होंने एज द मेन लेफ्टिनेंट ऑफ द गांधी जी, ठीक है, और अपने भाई के अगेंस्ट ही लड़ रही थी ये। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक्चुअली इस प्लान के बाद गांधी जी ने बोला कि हम लोग डेली मीटिंग रखेंगे और वर्कर्स के साथ हम लोग मीट करेंगे। लेकिन वो डेली मीटिंग धीरे धीरे साइन ऑफ वियरिंगनेस में बदल गई, कमजोरी दिखने लगी उस डेली मीटिंग में, लोगों की संख्या कम होने लगी। देन गांधी जी ने देखा कि अरे भाई ऐसे तो मतलब ये मूवमेंट वीक हो जाएगा। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं फास्ट रखूंगा, फास्ट अनटू डेथ, ठीक है। गांधी जी फास्ट रख लिया गांधी जी ने। इसकी वजह से प्रेशर पड़ा मिल ऑनर्स के ऊपर और मिल ऑनर्स ने एग्री कर लिया इस मैटर को ट्रिब्यूनल में लाने के लिए। ट्रिब्यूनल में जब ये मैटर आया तो ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया कि 35% इंक्रीज करना पड़ेगा वेजेस में और उसके बाद ये मैटर यहीं पे सुलझ गया, ठीक है। तो गांधी जी का बड़ा योगदान अगेन। देन ये मूवमेंट जस्ट खत्म ही हुआ था कि पीजेंट ऑफ खेड़ा के बारे में, जो उनकी दुख थी, उनका दर्द था, उनके बारे में फिर से गांधी जी को पता चला। हुआ क्या था कि खेड़ा में
क्रॉप फेलियर हो गया था। क्रॉप फेलियर होने के बाद भी किसानों के पिटीशन डालना किसानों ने पिटीशन डाला कि उनका जो लैंड रेवेन्यू है कलेक्शन में रिमिशन मिलना चाहिए। सरकार ने इग्नोर कर दिया इसको, सरकार ने इग्नोर कर दिया। तो इसके बाद गांधी जी ने साथ में कुछ मेंबर्स थे जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि गोखले का ये ऑर्गेनाइजेशन था, उसके मेंबर्स ने मिलके, गांधी जी ने मिलके और विट्ठल भाई पटेल ने मिलके इंक्वायरी की और इसको कंफर्म किया कि देखा कि सोचा समझा देखा, जगह जगह गए, फिर इनको पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो बात है, जो फेलियर ऑफ क्रॉप की बात है, वो बिल्कुल सही है। किसान ऐसे पोजीशन में नहीं है कि यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू है उसको दिया जा सके। ठीक है। इसके बाद गुजरात सभा ने, जिसके प्रेसिडेंट गांधी जी ही हिमसेल्फ थे, उन्होंने इस सभा के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एंड कहीं ना कहीं इन्होंने निर्णय लिया कि फाइट लड़ेंगे, जब तक जान है तब तक लड़ेंगे, फाइट अनटू डेथ। ठीक है। और सबको, किसानों को मना कर दिया कि कोई भी पैसा नहीं देगा। जो एबल था उसको भी मना कर दिया गया कि आप भी पैसा नहीं दोगे, बिकॉज प्रेशर बनाना है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे निकल के आता है वल्लभ भाई पटेल का, सरदार पटेल का नाम निकल के आता है, जो कि एक यंग लॉयर थे एंड नेटिव थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के। इन्होंने साथ में मिलके कुछ अदर यंग मैन इंक्लूडिंग इंदुलाल याग्निक ज्वाइन किया गांधी जी को इस मूवमेंट में। ठीक है। और गांव गांव गए, घर घर घूमे और लोगों को प्रोजॉर्ट किया कि पैसा नहीं देना है, बिकॉज आप लोगों का फसल का लॉस हुआ है, तो नहीं देना है तो नहीं देना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैड इशूड सीक्रेट इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट के ऊपर एक्चुअली प्रेशर आ गया, तो गवर्नमेंट ने धीरे से एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया, डायरेक्टिंग दैट द रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड फ्रॉम दोज पीजेंट्स ओनली हु कैन पे। ठीक है। तो यही तो चाहते थे गांधी जी, यही चाहते थे कि वही बंदे पे करें जो पे कर सकते हैं, बाकी जो नहीं कर सकते वो ना करें। तो ये जब डिसीजन गवर्नमेंट का आया तो ये मूवमेंट यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है। अब देखिए, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है गांधी के अर्ली कैरियर की। फरवरी 1919 में एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया था गांधी जी ने अगेंस्ट द रॉलेट बिल। रॉलेट बिल एक ऐसा बिल था जो कि सिविल लिबर्टी जो इंडियंस की थी उसको कर्टेल करने से रिलेटेड बिल था। इसमें बिना किसी प्रोसीडिंग के टेररिस्ट वायलेंस के नाम पे सरकार को लगे तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है। तो इसको एक मतलब इंडियन पीपल के ऊपर एक कर्ज की तरह देखा गया, एक डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखा गया, और गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ठीक है। एक सत्याग्रह सभा फॉर्म की गई गांधी जी के द्वारा, जिसमें यंग मेंबर्स जो थे होम रूल लीग के, उन्होंने काफी बड़े नंबर पे ज्वाइन किया एंड एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट भी, नेशन वाइड हड़ताल स्ट्राइक भी साथ में फास्टिंग प्रेयर के साथ में प्लान किया गया। सिविल डिसओबीडियंस, जिस कुछ स्पेसिफिक लॉज के अगेंस्ट में भी प्लान किया गया। 6 अप्रैल को 6 ऑफ द अप्रैल वाज फिक्स्ड फॉर द सत्याग्रह, बट कुछ कंफ्यूजन हुआ दिल्ली में, हड़ताल 30 मार्च को ही शुरू कर दिया गया। साथ में जिस हिसाब से जो पैटर्न सोचा गया था कि सिविल डिसोबीडियंस करेंगे या फिर जो रेजिस्टेंस करेंगे वो पीसफुल होगा, उसमें वायलेंस नहीं होगा, वो भी चेंज होता हुआ दिखा दिल्ली में स्पेसिफिकली। साथ में बाकी पंजाब में और अदर पार्ट में भी वायलेंस शुरू हो गया, कंसिडरेबल वायलेंस शुरू हुआ एंड पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। जो सोचा गया था कि मतलब वायलेंस नहीं होगा, हर जगह वायलेंस दिखने लगा, वायलेंस एंड डिसऑर्डर दिखने लगा। ठीक है। पंजाब एक बहुत ही वायलेंस के नाम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ उस समय। अमृतसर में 2 जो लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया, सैफुद्दीन किचलू और एक और थे, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। 10 अप्रैल को इनको अरेस्ट किया गया। ठीक है। और इसके अगेंस्ट में वहाँ के लोगों ने टाउन हॉल पे अटैक कर दिया, पोस्ट ऑफिस पे अटैक कर दिया, जो टेलीग्राफ की जो तारें थी उसको तोड़ दिया, काट दिया, मतलब पब्लिक ऑफिसेस पे अटैक, पोस्ट ऑफिस पे अटैक, टाउन हॉल पे अटैक, मतलब एक डिसऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिला। जिसकी वजह से सरकार ने क्या किया, जनरल डायर के हाथ में कमान सौंप दी। जनरल डायर के हाथ में, जो कि आर्मी से थे, उनके हाथ में, जनरल डायर के हाथ में कमान सौंप दी गई। जनरल डायर बड़ा ही कमीना आदमी था। उसने एक इशू किया ऑर्डर
कि कोई भी पब्लिक मीटिंग होगी, असेंबली होगी, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसने प्रोहिबिट करने का ऑर्डर इशू किया। इसके बावजूद 13 अप्रैल जो कि बैसाखी डे के तौर पे मनाया जाता है हमेशा, जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग जमा हुए फेस्टिवल को मनाने के लिए, पब्लिक मीटिंग करने के लिए, ठीक है। जनरल डायर ने क्या किया, सारे दरवाजे बंद कर दिए जालियांवाला बाग के और ओपन फायर करवा दिया अनआर्म्ड क्राउड के ऊपर, जिससे 379 लोगों की मौत हो गई। ये डाटा फिर भी कम लगता है, शायद मौत और भी ज़्यादा हुई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब को मार्शल लॉ के अंदर रख दिया गया। पंजाब के लोगों को काफ़ी ह्यूमिलिटेट किया गया, उनको क्रोलिंग कराया गया, उनके पेट पे क्रोल कराया गया, उनको काफ़ी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। गांधी जी एक्चुअली नहीं चाहते थे कि कहीं ना कहीं वायलेंट मूवमेंट हो, तो ओवरवेल्म्ड हो गए वो। गांधी जी ओवरवेल्म्ड बाय द टोटल एटमॉस्फियर ऑफ वायलेंस विड्रू द मूवमेंट ऑन 18 अप्रैल। गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। अगले वीडियो में गांधी जी के बारे में और जानेंगे, उनका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।